To this lesson. So in today's session we are going to discuss our rural banking unit number 13 theory portion, which is based on concept of project, aspect of project formulation and appraisal and model bankable projects. So आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं अपने इस यूनिट को। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन कैसे होता है और प्रोजेक्ट साइकिल क्या होता है। ये चैप्टर दोस्तों आपको टेक्निकल और फाइनेंशियल टर्म प्रोवाइड करेगा एडॉप्शन का, क्रेडिट एजेंसी जो एडॉप्ट करती है, और दोस्तों इसके साथ साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इससे रिलेटेड जितने भी टेक्निकल फाइनेंशियल टर्म है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों मॉडल इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर किया गया है टेक्नो इकोनॉमिक पैरामीटर पे बेस्ड, जो कि नाबार्ड के द्वारा सजेस्ट किया गया। कैश फ्लो जो इन सभी पैरामीटर पे बेस्ड होता है दोस्तों, उसे इंडिकेट किया जाता है ताकि आप बेनिफिट कॉस्ट रेशियो पे अराइव हो सकें और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे अराइव हो सकें। जो असेसमेंट है वो बैंकर को हेल्प करेगा कि फाइनेंशियल वायबिलिटी डिटरमाइन करना और बैंकेबिलिटी डिटरमाइन करना किसी प्रपोजल का या स्कीम का। दोस्तों जो फील्ड ऑफिसर हैं और जो ऑफिशियल हैं उन्हें सारा कैश फ्लो आइटम को कंसिडर करना पड़ेगा जो कि रिलेवेंट है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि डिटरमाइन कर सके इंक्रीमेंटल इनकम को। कैश फ्लो को समझना लाइफ साइकिल ऑफ जितने भी, देखिए हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स का अपना लाइफ साइकिल होगा, तो लाइफ साइकिल के दौरान कैश फ्लो को समझना, इससे बैंक को हेल्प मिलेगी कि वो फाइनेंशियल वायबिलिटी को डिसाइड कर सकती है और किसी प्रोजेक्ट या स्कीम की बैंकेबिलिटी को डिसाइड कर सकती है। जो इनपुट कॉस्ट है और इनकम एस्टिमेट है जो कि मॉडल स्कीम में प्रेजेंट किया जाता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर्स होते हैं। और जो ऑफिसर अप्रेज करते हैं लोन प्रपोजल को, उन्हें करंट कॉस्ट कंसिडर करना पड़ता है और लेबर कॉस्ट कंसिडर करना पड़ता है जो कि उस रीजन में प्रिवेल कर रहा होता है। दोस्तों किसी प्रोजेक्ट का जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, इसमें आप इनपुट्स को देखते हैं, आउटपुट्स को देखते हैं, किसी रियल गुड्स एंड सर्विसेज का टेक्निकल एनालिसिस क्रूशियल है। और दोस्तों ये थॉरो होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। जो हमारे टेक्निकल फ्रेमवर्क है दोस्तों, द टेक्निकल फ्रेमवर्क को क्लियरली डिफाइन होना चाहिए ताकि वो थॉरो एनालिसिस किया जा सके उसे। टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारे फैक्टर को डिटरमाइन करता है, जैसे उस रीजन में सॉइल कैसे हैं, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, पोटेंशियल क्रॉप क्या है, लाइव स्टॉक वैराइटीज़ क्या है। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों पोटेंशियल यील्ड को डिटरमाइन करती है, क्रॉपिंग पैटर्न को, और जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है मल्टी क्रॉपिंग के, इन सभी को डिसाइड करती है। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों मार्केटिंग को एग्जामिन करती है, स्टोरेज फैसिलिटी एग्जामिन करती है और नेसेसरी प्रोसेसिंग सिस्टम को एग्जामिन करती है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन में गैप्स होता है उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा और एक एडिशनल सर्वे या फील्ड ट्रायल किया जाएगा ताकि इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकें। जो प्रोजेक्ट एनालिस्ट होते हैं वो इंश्योर करें कि टेक्निकल वर्क जो है थॉरो हो, एप्रोप्रिएट हो, और दोस्तों टेक्निकल एस्टिमेट रियलिस्टिक हो, और जो प्रपोज टेक्नोलॉजी है। सो फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट पॉइंट हैव बीन एक्सप्लेन दैट जो हमारा इन्फॉर्मेशन में गैप है उसे आइडेंटिफाई करना है, एडिशनल सर्वे या फील्ड ट्रायल को करवाना ज़रूरी है ताकि आप इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकें। जो प्रोडक्ट एनालिसिस होते हैं वो इंश्योर करें कि टेक्निकल वर्क थॉरो रहे और एप्रोप्रिएट रहे, और जो टेक्निकल एस्टिमेट है वो रियलिस्टिक हो, और जो प्रपोज टेक्नोलॉजी है वो रियलिस्टिकली फार्मर यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट एरिया में। जो इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजरियल आस्पेक्ट है प्रोजेक्ट का, ये इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग का एप्रोप्रिएटनेस है उसे एग्जामिन किया जाना चाहिए। इसमें सोशियो कल्चरल पैटर्न और इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी, इन सभी को ध्यान में रखना चाहिए। जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन है उसमें जो फार्मर्स हैं उनके कस्टम्स, उनके कल्चर, ये सभी चीज़ कंसिडर करना होगा। प्रोजेक्ट जो है प्रॉपरली रिलेट करे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री और रीजन, यानी प्रोजेक्ट जो है उस पार्टिकुलर कंट्री और रीजन के जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसे प्रॉपरली रिलेट करें। यदि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम या स्कीम से रिलेटेड है तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन जो है कंफर्म करे कंडीशन जो कि स्टिमुलेट किया गया है उसके द्वारा, ताकि टेक्निकल सपोर्ट रिसीव करे। जब भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो उसकी मैनेजेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जो एबिलिटी है और टेक्निकल स्टाफ की जो एबिलिटी है वो सभी एग्जामिन किया जाएगा प्रोजेक्ट अप्रेजल के दौरान। दोस्तों मैनेजरियल इशूज़ क्रूशियल है अच्छे प्रोजेक्ट डिज़ाइन के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और एक रियलिस्टिक असेसमेंट को किया जाना चाहिए। सोशल फैक्टर जरूर कंसीडर होना चाहिए प्रोजेक्ट एनालिसिस में। दोस्तों इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लिसिटली कंसीडर किया जाएगा प्रोजेक्ट डिज़ाइन में। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इसे भी कंसीडर किया जाएगा। गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है स्पेसिफिक रीजन फॉर ग्रोथ। प्रोजेक्ट एनालिसिस दोस्तों को ये कंसीडर करेगा पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑन, यानी कि कुछ ग्रुप्स या कुछ रिलीजन पे जो पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, इसे प्रोजेक्ट एनालिसिस कंसीडर करेगा। जो डिज़ाइन है वो उसका एम ये होना चाहिए कि हम नेगेटिव इफेक्ट को मिनिमाइज करें। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे कि फार्मर का डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की समस्या। दोस्तों कॉमर्शियल आस्पेक्ट किसी प्रोजेक्ट के अंदर आ सकता है कि मार्केटिंग आउटपुट, सप्लाई ऑफ इनपुट, दिस आर द कॉमर्शियल आस्पेक्ट। तो मार्केट का एनालिसिस प्रोजेक्ट प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है ताकि आप इफेक्टिव डिमांड को इंश्योर कर सकें अच्छे प्राइस पे। प्रोड्यूस की क्वालिटी, डिमांड की क्वालिटी, प्राइस की क्वालिटी, गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट, मार्केट चैनल, इन सभी को कंसिडर किया जाना है।
एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट होना चाहिए दोस्तों फार्मर्स के लिए, ताकि वो क्वालिटी सीड्स की सप्लाई को सिक्योर करें, फर्टिलाइज़र की सप्लाई को सिक्योर करें। किसी प्रोजेक्ट का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसके अंदर फाइनेंशियल इफेक्ट आता है सभी पार्टिसिपेंट्स पे, इसके अंदर फार्मर, फर्म्स और प्रोजेक्ट एजेंसी सभी होते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जज करें कि कितने फार्म फैमिलीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, उन्हें वी विल हैव टू लीव ऑन। दोस्तों बजट प्रोजेक्शन जो है ये ज़रूरी होता है ताकि आप एस्टिमेट कर सकें फ्यूचर ग्रॉस रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। इसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट, क्रेडिट रिपेमेंट ये सभी आते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि एनालिस्ट जो है डिटरमाइन करेंगे कि फार्मर को लोन चाहिए इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए या प्रोडक्शन कॉस्ट को मीट कर रहे हैं, और क्या सीजनल लोन की रिक्वायरमेंट होगी। फाइनेंशियल एनालिसिस डिटरमाइन करेगा कि फार्मर्स के पास सफिशिएंट कैश है या नहीं है, ताकि प्रोडक्शन क्रेडिट को रिपे कर सकें और क्रेडिट टर्म्स को सेव कर सके अकॉर्डिंगली। इकोनॉमिक एनालिसिस किसी प्रोजेक्ट का एसेस करता है कि ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा टोटल इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। दोस्तों इकोनॉमिक एनालिसिस में सोसाइटी को व्यू पॉइंट लिया जाता है एज अ होल। जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एनालिसिस होते हैं दोस्तों वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन इन दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस दोस्तों इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट के व्यू पॉइंट को लेता है। जो टैक्स एंड सब्सिडीज़ हैं वो ट्रांसफर पेमेंट के रूप में ट्रीट किया जाता है इकोनॉमिक एनालिसिस में। जो टैक्सेस एक प्रोजेक्ट बियर करती है और जो सेल टैक्स होता है वो टोटल प्रोजेक्ट बेनिफिट का पार्ट होता है और वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है, जबकि सब्सिडीज़ जो है किसी प्रोजेक्ट में जो सब्सिडीज़ होता है वो सोसाइटी को कॉस्ट होता है। दोस्तों मार्केट प्राइस जो है को यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस में, जबकि इकोनॉमिक एनालिसिस एडजस्ट करता है प्राइसेस को, ताकि वो जो प्राइस है इकोनॉमिक एनालिसिस में जो प्राइस है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे सोशल इकोनॉमिक वैल्यूज़ को यूजिंग शैडो और अकाउंटिंग प्राइस। दोस्तों चाहे फाइनेंशियल एनालिसिस हो या इकोनॉमिक एनालिसिस हो, प्रोजेक्टेड प्राइस को यूज़ किया जाता है जो कि हाइपोथेटिकल प्राइसेस होते हैं। जो सेम डिस्काउंट कैश फ्लो मेजर्स होता है वो अप्लाई किया जाता है दोनों एनालिसिस में, चाहे हमारा फाइनेंशियल या इकोनॉमिक एनालिसिस हो। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो से आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स को रिटर्न क्या होगा और सोसाइटी को रिटर्न क्या होगा। लेकिन दोस्तों जो हमारा ये फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एनालिसिस है इसके बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इकोनॉमिक एनालिसिस में दोस्तों कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है उसे सेपरेट नहीं किया जाता और ग्रॉस रिटर्न से डिडक्ट किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसे माना जाता है कि टोटल रिटर्न टू द सोसाइटी का एक पार्ट है। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो भी इंटरेस्ट इम्प्यूट किया जाएगा या एंटिटी को पे किया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू द फाइनेंशियल एनालिसिस इज नॉट रेट कॉस्ट, यानी जो भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा दोस्तों उसे कॉस्ट के रूप में ट्रीट नहीं किया जाता है हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस में। दोस्तों पॉलिसी मेकर का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंश्योर करें कि स्कार्स के कैपिटल रिसोर्स के इन्वेस्टमेंट को बेस्ट पॉसिबल मैनर में, ताकि इनटू फर्दर नेशनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प करता है कि प्रोजेक्ट को डिटरमाइन आइडेंटिफाई करने में जो कि नेशनल इनकम में ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन देता है। इकोनॉमिक एनालिसिस दोस्तों लेबर को रिमनरेशन प्रोवाइड करता है, दूसरे इनपुट प्रोवाइड करता है या तो मार्केट प्राइस पे या शैडो प्राइस पे, ताकि बेटर अप्रॉक्सीमेट कर सकें एफिशिएंसी प्राइसेस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिस प्रोजेक्ट का अच्छा रिटर्न होगा कैपिटल का वो सेलेक्ट किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एजम्पशन ये है कि कैपिटल जो है सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट होता है फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का। कैपिटल एलोन दोस्तों कैपिटल अकेले जो है इकोनॉमिक ग्रोथ काउज नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्टिव फैक्टर होते हैं जो कि प्रोजेक्ट में कंबाइन होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं नए इनकम का। इकोनॉमिक एनालिसिस दोस्तों इस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के इशू को एड्रेस नहीं करता। जो प्रोजेक्ट बेनिफिट का पार्ट होता है वो टैक्सेस के माध्यम से होता है। दोस्तों बात करें प्रोजेक्ट साइकिल की। प्रोजेक्ट साइकिल का मतलब कि आपका नेचुरल सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस। तो ये जो साइकिल होता है इसको 5 स्टेज में डिवाइड किया जाता है: आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन, एनालिसिस, अप्रेजल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो जो पहला स्टेज है आइडेंटिफिकेशन, इसके अंदर आप पोटेंशियल प्रोजेक्ट को फाइंड करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा जो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, इसे आप पोटेंशियल प्रोजेक्ट को फाइंड करते हैं थ्रू द इनपुट ऑफ टेक्निकल स्पेशलिस्ट, लोकल लीडर। और दोस्तों एक प्रपोजल होता है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सकें। टेक्निकल स्पेशलिस्ट और जो लोकल लीडर होते हैं वो ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल हो सकता है। नए प्रोजेक्ट के लिए जो सजेशन होगा वो अराइज होता है दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के शॉर्टेज के कारण। जो प्रोजेक्ट साइकिल है इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन, एनालिसिस, अप्रेजल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ये सभी आते हैं। जो हमारे पोटेंशियल प्रोजेक्ट होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है टेक्निकल एनालिस्ट स्पेशलिस्ट के द्वारा, लोकल लीडर्स के द्वारा और डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान प्रायोरिटाइज करते हैं सेक्टर्स को और एरिया को इन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सजेशन होते हैं वो ऑपरेटिंग एजेंसीज के साथ आते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड सेक्टर सर्वे किया। प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट का एनालिसिस, इसके अंदर डिटेल प्लानिंग होता है, फिजिबिलिटी स्टडीज़ होते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी दोस्तों इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हम एडवांस प्लानिंग के साथ प्रोसीड करें या ना करें।
फिजिबिलिटी स्टडी का जो डिटेल होता है वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी पे और एग्जिस्टिंग नॉलेज पे। कंसिडरेशन दिया जाता है बहुत सारे प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट को जब भी प्रिपरेशन और एनालिसिस करते हैं। देखिए कौन कौन से प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट होते हैं, जैसे मार्केट ट्रेंड क्या है, फिर दोस्तों इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, फ्यूचर नीड्स क्या है, रूरल लाइफ क्या है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो प्रिपरेशन और एनालिसिस के माध्यम से तो देखिए यदि आप प्रिपरेशन और एनालिसिस थॉरो प्रिपरेशन एनालिसिस करेंगे तो ये एफिशिएंसीज को बढ़ाता है और स्मूथ इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करता है। फिजिबिलिटी स्टडी जरूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या हम एडवांस प्लानिंग से प्रोसीड करें या ना करें। सुपरफिशियल एनालिसिस के कारण क्या होता है कि प्रोजेक्ट जो है स्केड्यूल तक कंप्लीट नहीं होता है, राइट। और दोस्तों लोअर रिटर्न होता है, यदि आपका सुपरफिशियल एनालिसिस होगा तो लोअर रिटर्न होगा, रिसोर्सेज को आप वेस्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग है वो प्लान होना चाहिए ताकि आप डिलेज को अवॉइड करें और रिसोर्सेज को कंजर्व करें। यदि आप प्रॉपर प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं तो एक क्रिटिकल रिव्यू और अप्रेजल को किया जाना चाहिए इससे पहले कि आप लार्ज सम को कमिट करें। दोस्तों अप्रेजल प्रोसेस के अंदर नया इन्फॉर्मेशन असेसमेंट होगा प्रोजेक्ट प्लान की एप्रोप्रिएटनेस का और साउंडनेस का। यदि सीरियस फ्लॉ देखा गया तो इन्वेस्टमेंट प्रोसीड नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों प्रोजेक्ट प्लानिंग और एनालिसिस जरूरी है ताकि आप एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन कर सकें फ्यूचर में। तो जो आपका मैंने बताया ना कि जो आपका थॉरो प्रिपरेशन और एनालिसिस होता है वो प्रोजेक्ट की एफिशिएंसीज को और रिटर्न को बढ़ाता है। जो स्पेशल स्टडीज़ का टाइमिंग और कंसल्टेंट का ये सभी कंसिडर किया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के बाद क्रिटिकल रिव्यू और अप्रेजल जरूरी है इससे पहले कि लार्ज सम को कमिट करें। इंप्लीमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट साइकिल का। इंप्लीमेंटेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो चेंजेस से रिस्पॉन्ड कर सके। इंप्लीमेंटेशन एक प्रोसेस होता है कि आप रिफाइनमेंट करते हैं, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी लर्निंग को एक्सपीरियंस से रिफाइन करते हैं। इंप्लीमेंटेशन को 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है डेवलपमेंट और एक होता है फुल डेवलपमेंट। इवैल्यूएशन जो है फाइनल फेजेज है प्रोजेक्ट साइकिल का। इवैल्यूएशन एक टूल है जिससे आप दोस्तों सक्सेस या फेलियर से सीख सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस में। इवैल्यूएशन दोस्तों सेवरल टाइम पे हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट के लाइफ टाइम में। किसी प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है ताकि आप सक्सेस को इंश्योर कर सकें और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें इसके इंप्लीमेंटेशन में। इवैल्यूएशन दोस्तों स्पॉन्सरिंग एजेंसीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या एक्सटर्नल इवैल्यूएटर कोई भी कर सकते हैं। इवैल्यूएशन एग्जामिन करेगा कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया या नहीं किया गया, इंस्टीट्यूशनल और मैनेजरियल अरेंजमेंट को वो कंडीशन से सूटेड थे या नहीं, यदि कॉमर्शियल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट केयरफुली कंसीडर किया गया कि नहीं किया गया, और जो इकोनॉमिक इंप्लीमेंटेशन है ये सभी एक्सप्लोर किया कि नहीं किया, ये सभी इवैल्यूएशन में आता है। दोस्तों मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट जो होते हैं, मेजर इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, ये सभी चैप्टर्स में दिए गए हैं। दोस्तों माइनर इरिगेशन स्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए बैंक कंसीडर करेगी टेक्निकल नॉर्म्स और पैरामीटर्स को। जो टाइप ऑफ एमआई स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है सॉइल कंडीशन पे और फिजिबिलिटी पे। ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा सेफ और सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स में। स्पेसिंग नॉर्म्स फॉर वेल को फॉलो किया जाएगा ताकि ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर को आप प्रिवेंट कर सकें। जो हमारे वेल के रिनोवेशन है, वेल के डीपनिंग है, इसे फाइनेंस किया जाएगा यदि दोस्तों इनसफिशिएंट वाटर है समर और एडिक्वेट यील्ड को मीट नहीं कर सकते हैं। बैंक इंस्पेक्ट करेगी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को और इंश्योर करेगी कि फंड को प्रॉपर्ली यूज किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी को चेक किया जाएगा इससे पहले कि आप लोन को अप्रूव करें इलेक्ट्रिक पंप सेट के लिए। मिनिमम लैंड का जो एरिया है जो कि इरीगेशन के अंदर आएगा वो स्पेसिफाइड किया जाता है अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर के लिए। सरप्लस वाटर को आप नेबर फार्म को बेच सकते हैं। और दोस्तों इनकम कैन बी कंसिडर फॉर, जो भी इनकम आपको आएगा बेचने के बाद उसे आप लोन को रिपे कर सकते हैं। पंप सेट जो है BIS 10804 1994 के स्टैंडर्ड से कंफर्म करे और जो सेकंड हैंड पंप सेट है उसके पास सफिशिएंट सर्विसेबल लाइफ हो। दोस्तों पंप सेट के जो HP में कोई चेंज नहीं किया जाए जब तक आप एग्जिस्टिंग पंप सेट को रिप्लेस ना करें। इलेक्ट्रिक मोटर को प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्टर के साथ और एक कैपेसिटर के साथ जो कि मोटर को मैच करेगा। आफ्टर सेल सर्विस और रिपेयर फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाएगा मैन्युफैक्चरर या डीलर के द्वारा। इनवॉइस ऑर्डर को वेरीफाई किया जाएगा, पाइपलाइन को वेरीफाई किया जाएगा जिसके लिए लोन को दिया गया है। जो परमिशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिया जाएगा ताकि आप पानी को लिफ्ट कर सकें रिवर या कैनाल से, और ये दोस्तों कम से कम 3 साल लंबा होगा के अंदर रिपेमेंट पीरियड ऑफ लोन। ये जो पीरियड है जितना दिन में वाटर को आप रेज कर सकते हैं, दिस शुड बी 3 ईयर लॉन्गर देन द रिपेमेंट पीरियड ऑफ द लोन। ये स्कीम इंश्योर करेगी फाइनेंशियल वायबिलिटी और बैंकेबिलिटी ऑफ द MI स्कीम। दोस्तों बात करें फिक्सेशन ऑफ रिपेमेंट पीरियड बेस्ड ऑन कैश फ्लो, तो बैंकर कंसीडर करते हैं कि कैश फ्लो और इंक्रीमेंटल कैश फ्लो को जब भी वो रिपेमेंट पीरियड को फिक्स करते हैं। जेस्टेशन पीरियड को कंसीडर किया जाता है, इसमें केवल आपको इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है शुरुआती सालों में। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो रिकवर किया जाता है एनुअल इंस्टॉलमेंट में वो दैट शुड कोइंसाइड विद द हार्वेस्ट सीजन। रिपेमेंट पीरियड फॉर डग वेल बोर्ड वेल लोन इज 11 to 15 ईयर्स वाइल जेस्टेशन पीरियड ऑफ 23 मंथ। तो जेस्टेशन पीरियड में आपको केवल इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल नहीं देना है। तो जो आपका डगवेल या बोरवेल लोन दिया जाता है ना, उसके लिए रिपेमेंट पीरियड होता है 11 से लेकर 15 साल तक। जो पंप सेट या ऑयल इंजन लोन होता है उसे रिकवर कर सकते हैं 5 साल में।
ठीक है। लिफ्ट इरिगेशन की बात करें तो दोस्तों टेक्निको इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट है लिफ्ट इरिगेशन इस स्कीम के लिए। इसके स्कीम का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है कि रिवर से वाटर कितना अवेलेबल है या स्ट्रीम से कितना वाटर अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स और सॉइल टाइप, इन सभी को भी कंसीडर किया जाएगा। इकोनॉमिक बेनिफिट को कंपेयर किया जाएगा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से, जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है इसे भी कंसीडर किया जाएगा। सुटेबल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा प्रोजेक्ट के लिए। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का दोस्तों बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होता है कम से कम 1.5 होना चाहिए BCA यानी बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ताकि वो इकोनॉमिकली साउंड हो। इलेक्ट्रिक कनेक्शन की अवेलेबिलिटी, रजिस्ट्रेशन और शेयर कैपिटल, इन सभी को इंश्योर किया जाएगा लिफ्ट इरिगेशन सोसाइटीज़ के लिए। सोसाइटी प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करे और एडहेयर करे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल से। देखिए लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है उसे वर्कआउट किया जाएगा प्री और पोस्ट डेवलपमेंट स्टेजेस इनकम को कंपेयर करके। बैंक एडहेयर करे स्पेसिफिक नॉर्म से जब भी वो ड्रिप इरिगेशन स्कीम को फाइनेंस करे। एडिक्वेट वाटर क्वालिटी और अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। जो सिस्टम डिज़ाइन है और जो कॉस्ट एस्टिमेट है उसके अंदर प्लांट रिक्वायरमेंट, क्रॉपिंग पैटर्न, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सभी को कंसीडर किया जाए। जो इंस्टॉलिंग एजेंसीज़ हैं वो प्रिपेयर करेंगे एक प्लान को और सजेस्ट करेंगे एफिशिएंट सिस्टम डिज़ाइन को। परफॉर्मेंस गारंटी और आफ्टर सेल्स सर्विस ये सभी प्रोवाइड करेंगे इंस्टॉलिंग एजेंसीज़। दोस्तों बैंक पीरियडिकली मॉनिटर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन एंड देखिए प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को पीरियडिकली मॉनिटर करना और सिस्टम परफॉर्मेंस को एसेस करना ये बैंक के काम है। जो पाइप है सिस्टम में उसे सेफगार्ड किया जाएगा। कॉन्टूर बंड्स को रिकमेंड किया जाता है वैसे एरिया के लिए जहाँ पे लो एनुअल रेनफॉल है, परमिएबल सॉइल है, लैंड स्कोप 6% से कम है। क्यों कॉन्टूर बंड को रिकमेंड किया जाता है दोस्तों? ताकि सॉइल इरोजन को आप रोक सकें और रेन वाटर को कंजर्व कर सके क्रॉप यूज़ के लिए। फिर दोस्तों ग्रेडेड, देखिए ये सब बंड्स का नाम है, कंटूर बंड, ग्रेडेड बंड को रिकमेंड किया जाता है वैसे एरिया के लिए जहाँ पे हाई या मीडियम एनुअल रेनफॉल है। तो याद रखिएगा जहाँ पे लो एनुअल रेनफॉल है वहाँ पे कंटूर बंड, जहाँ पे हाई और मीडियम एनुअल रेनफॉल है वहाँ पे ग्रेडेड बंड। फार्म पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि आप सर्विस रन ऑफ को स्टोर कर सकें अलग अलग फार्म के नीड के लिए। ये जो फार्म पॉन्ड है किस तरह के फार्म को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो डिपेंड करता है सॉइल की कंडीशन पे और फील्ड के स्लोप पे। दोस्तों अच्छा फील्ड ड्रेनेज ज़रूरी है ताकि आप प्रोटेक्ट कर सकें और इन्हांस कर सकें क्रॉप रूटिंग इन्वायरमेंट, सर्विस वाटर रन ऑफ को मिनिमाइज कर सकें। बेंच टेरेसिंग दोस्तों क्या होता है? एक सॉइल और वाटर कंजर्वेशन मेजर्स है स्लोपिंग लैंड पे जहाँ पे रिलेटिवली डीप सॉइल है। कॉन्टूर स्टोन वाल और ट्रेंचेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है वैसे एरिया में जहाँ पे स्लोप 15% से ज़्यादा है और 30% से कम है ताकि आप सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकें। सॉइल रिक्लेमेशन टेक्निक के अंदर केमिकल, मैकेनिकल, कल्चरल मेथड्स आते हैं जो कि डिपेंड करते हैं साल्टी सॉइल के फंडामेंटल क्लाउजेस पे। दोस्तों इन सभी एक्टिविटीज़ के जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन किया जाता है कि किस तरह का और क्वांटम ऑफ वर्क जो इन्वॉल्व है गाइडेंस कॉस्ट जो कि फिक्स किया जाता है दोस्तों स्टेट लेवल यूनिट कॉस्ट कमेटी अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ नाबार्ड। दोस्तों फार्म मैकेनाइजेशन की बात करें तो लैंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को फाइनेंस किया जाएगा बैंक के द्वारा सुटेबल प्रपोजल के माध्यम से। फेंसिंग एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर फील्ड और प्रॉपर्टीज़ के लिए। बैंक जो है फेंसिंग को फाइनेंस कर सकती है एज अ पार्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट स्कीम। तो डिपेंड करता है किस तरह का फेंसिंग है, किस तरह का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। लैंड डेवलपमेंट स्कीम का जो अप्रेजल होता है उसमें दोस्तों कल्टीवेशन में कितने एरियाज़ को डेवलप किए जा रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, यील्ड पैटर्न क्या है, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है ताकि आप बेनिफिट्स में आ सकें। बैंक इंकरेज करे ट्रैक्टर या पावर टीलर फाइनेंसिंग को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, जैसे मिनिमम लैंड होल्डिंग रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रेशन विद द लोकल रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। बैंक कंसीडर करे सेकेंड हैंड ट्रैक्टर को फाइनेंस करना एक्सेप्शनल केसेस में। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी किसी बैंक के क्लॉज के साथ इसे साथ में लिया जाना चाहिए ताकि ड्यूज को सेटल किया जाए इन केस ऑफ क्लेम। दोस्तों फार्म पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक अनएवन है बहुत सारे स्टेट में। जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग है वो फार्म मशीनरी को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। दोस्तों कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो है फार्म मशीनरी को ला सकते हैं विद इन द रीच ऑफ। देखिए जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग फार्मर्स हैं ना उनको कस्टम हायरिंग सेंटर जो है फार्म मशीनरी दिलवा सकते हैं कलेक्टिव ऑनरशिप के माध्यम से। नाबार्ड ने फॉर्मुलेट किया एक मॉडल स्कीम ताकि प्रमोट कर सके कस्टम हायरिंग सेंटर को, शॉर्ट में CHC कहा जाता है। तो नाबार्ड के द्वारा एक स्कीम फॉर्मुलेट किया गया ताकि प्रमोट कर सके CHCs को जो कि फार्म मशीनरी प्रोवाइड करेंगे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। दोस्तों इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मैकेनाइजेशन को इम्प्रूव करें, हायरिंग सर्विस प्रोवाइड करें और मैकेनाइज सर्विस को एक्सपेंड करें स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग में। तो CHC का फुल फॉर्म याद रखिएगा कस्टम हायरिंग सेंटर। क्यों ये स्कीम लाया गया? ताकि जो है मैकेनाइजेशन इंप्रूव हो, हायरिंग सर्विस प्रोवाइड करें और मैकेनाइज एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करें स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग में। दोस्तों जो CHC होते हैं ना वो उसके अंदर मशीनरीज आते हैं जैसे 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर, पावर टीलर, मल्टी क्रॉप पावर थ्रेसर, विनोवर, सेल्फ प्रोपेल रीपर, स्पेयर, रिपेयरिंग टूल्स। तो जो रिकरिंग कॉस्ट होते हैं जैसे फ्यूल, लुब्रिकेंट कॉस्ट, ड्राइवर चार्ज,
रिपेयर मेंटेनेंस चार्ज, लेबर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और इंश्योरेंस चार्ज, ये सभी को रिकॉर्ड किया जाता है रेकरिंग कॉस्ट के रूप में और इनकम से कंपेयर किया जाता है। नाबार्ड ने सर्कुलेट किया है यूनिट कॉस्ट ऑफ अलग अलग मशीनरी, यानी जितने भी मशीनरीज हैं सभी की यूनिट कॉस्ट को नाबार्ड के द्वारा सर्कुलेट किया गया है फार्मिंग ऑपरेशन के लिए जितने भी मशीनरीज हैं। और बैंक फाइनेंस कर सकती है दूसरा मशीनरी डिपेंडिंग अपॉन द फार्मर्स रिक्वायरमेंट। जो मॉडल स्कीम है फाइनेंसिंग का वो कंबाइंड हार्वेस्टर का वो दोस्तों बताया जा रहा है। देखिए एक हार्वेस्टर या कंबाइन एक मशीन होता है जो कि ग्रेन क्रॉप को हार्वेस्ट करता है 3 सेपरेट ऑपरेशन को कंबाइन करके एक प्रोसेस में, जैसे रिपिंग, थ्रेशरिंग एंड विनोइंग। दोस्तों 2 तरह के कंबाइन हार्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं सेल्फ प्रोपेल और एक होते हैं पीटीओ ऑपरेटेड, जिसको माउंट टाइप भी कहा जाता है। इस स्कीम का स्कोप ये है ये एसेस करना कि जो हमारे कंबाइन हार्वेस्टर की इकोनॉमिक वायबिलिटी है ये है या नहीं है ट्रैक और व्हील टाइप्स के लिए। करेंटली दोस्तों जो मार्केट साइज जो है कंबाइंड हार्वेस्टर का भारत में वो अपने इन्फेंसी स्टेज पे है और वो स्टेडली ग्रो हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज के समय में बात करें जो कंबाइंड हार्वेस्टर का टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 50,000 है दोस्तों, और अवेलेबिलिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है दोस्तों। फिर बताया जा रहा है कि चूँकि कैपिटल कॉस्ट हाई है तो कंबाइंस को मोस्टली ऑन खरीदा गया है किसके द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा और प्राइवेट पार्टीज़ के द्वारा, और लगभग 90% जो हार्वेस्ट ऑपरेशन है वो किया जा रहा है कस्टम हायरिंग के द्वारा। जो फाइनेंशियल एनालिसिस है इसके अंदर आपको फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ये देखना पड़ेगा, रेंटल इनकम देखना पड़ेगा, जैसे कि कैश इनफ्लो कितना है, नेट बेनिफिट्स कितना है, आपको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो देखना पड़ेगा, ये सभी फाइनेंशियल एनालिसिस के पार्ट हैं। दोस्तों डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो शॉर्ट में DSCR का आता है। DSCR हर एक साल के लिए और हर एक एवरेज DSCR को वर्कआउट किया जाएगा ताकि आप पता कर सकें कि हाँ ये प्रपोजल बैंकेबल है या नहीं है। फिर दोस्तों ऐसा लोन को जनरली रिकवर किया जाता है 8 साल की पीरियड में, इसमें 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड रहता है। अब देखिए इस चार्ट को बताया गया है क्या क्या एजम्पशन लेते हैं जब भी आप फाइनेंशियल अप्रेजल को कैरी आउट करते हैं। जैसे सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कंबाइंड हार्वेस्टर का कॉस्ट क्या है, और जब भी कॉस्ट आप देखेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट देखेंगे, यानी 1 यूनिट का कितना दाम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 16 लाख रुपया 1 यूनिट का दाम है। फिर आप देखेंगे कि कवरेज कितना है, यानी एकड़ पर आवर, यानी है कवरेज क्या है हमारा 1 घंटा में 1 एकड़। बैंक कितना लोन देगी, टोटल कॉस्ट का 85% लोन देगी। तो दोस्तों अब उसके बाद ये तो पहला पार्ट था कॉस्ट ऑफ कंबाइंड हार्वेस्ट। अब दूसरा पार्ट ये है कि एनुअल यूजेस ऑफ कंबाइंड, यानी एक अपने फार्म में कितना घंटा यूज़ होगा, 50 घंटा। फिर दोस्तों कस्टम हायरिंग के थ्रू कितना यूज होगा, 650 घंटा, यानी टोटल यूजेस कितना है 1 घंटे एक साल में 700 घंटा। तो फ्यूल में देखिए कंजम्पशन ऑफ डीजल कितना है 1 घंटा में 6 लीटर। फिर दोस्तों कॉस्ट ऑफ डीजल कितना है 50 रुपीज़ पर लीटर। फिर देखिए लुब्रिकेंट कितना है, मैन पावर का क्या रेट है, फिर डेप्रिसिएशन कितना होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस क्या होगा, रेंटल कॉस्ट क्या है, बोरिंग पे इंटरेस्ट रेट क्या है। तो दोस्तों ये सभी एजम्पशन लिया जाता है जब भी आप फाइनेंशियल अप्रेजल कैरी आउट करते हैं। फिर आप बात करते हैं कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जैसे हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर फ्यूल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैन पावर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर लेना है दोस्तों, ऐड कर लेना है। और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के लिए हमने पहले ही देखा था, हमने कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन निकाला हमने, फिर रेंटल इनकम निकाला, टोटल नेट इनकम निकाला। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस। तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि फाइनेंशियल एनालिसिस में आप आउटफ्लो देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 9 साल का ये प्रोजेक्ट है, तो Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y6, Y7, Y8, 9 यानी कि हर एक ईयर में कितना आपका आउटफ्लो होगा। तो जैसे ईयर 1 देखिए Y0 में कितना लिखा है हमने 961534, ये कहाँ से आया, यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट लिखा है ना हमने 961534, वही लिखा है हमने 961534। और टोटल कॉस्ट कितना है दोस्तों, टोटल कॉस्ट है आपका 2321,534। ठीक है, तो ये रिकरिंग कॉस्ट है, ये आप देखिए Y0 में भी है, Y1 में भी है, Y2 में भी है, Y3 में भी है, सब में है। और टोटल कॉस्ट क्या है कि आपका टोटल कॉस्ट जो है 2321,534, ये आपका है आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो कितना है, रेंटल इनकम आपका इनफ्लो है, जितना रेंट आपने रेंट पे जो दिया आपको जो इनकम हो रहा है वो आपका इनफ्लो है। तो नेट बेनिफिट आप देख सकते हैं दोस्तों, माइनस कीजिए तो आपको नेट बेनिफिट मिलेगा, तो आपको माइनस करते जाएंगे तो आपको नेट बेनिफिट मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये है तरीका दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग करने का। तो अब जरा बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लांटेशन क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है। तो बैंकर को बहुत सारा कॉस्ट ध्यान में रखना पड़ता है जब भी वो प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर क्रॉप को फाइनेंस करें। तो ये जो कॉस्ट है इसके अंदर प्लांटिंग मटेरियल, फार्म यार्ड मैनुअल, फर्टिलाइजर, इरिगेशन कॉस्ट, सीड मटेरियल, स्टेकिंग मटेरियल, ये सभी चीज़ आते हैं। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कि स्टेट एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करती है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। कुछ क्रॉप में दोस्तों समय लगता है यील्ड होने में, इसलिए दोस्तों एक ज़रूरी है कि आप ऑपरेशन कॉस्ट को फाइनेंस करें इनिशियल ईयर में, और जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है इन सभी इनिशियल ईयर का, इसे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं।
जो हमारे स्टेट लेवल यूनिट क्रॉस कमेटी है, इस जो कि नाबार्ड के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसने दोस्तों सजेस्ट किया क्वांटम ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, यानी कितने दोस्तों ऑपरेशनल कॉस्ट के क्वांटम को आप कैपिटलाइज करेंगे। तो बैंक को इन सभी गाइडलाइंस को अडेयर करना है ताकि एडुकेट फाइनेंसिंग को इंश्योर करे। बैंक इंश्योर करे कॉम्पैक्टनेस ऑफ एरिया ताकि सुपरविजन आसान हो जब भी आप विलेज को सेलेक्ट करें फाइनेंसिंग के लिए। सुटेबल एरिया फॉर फाइनेंसिंग को आइडेंटिफाई किया जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन में, जो कि हमारे स्टेट या गवर्नमेंट कमेटी बोर्ड के होंगे। दोस्तों लोन दिया जाएगा बेनिफिशियरी को जिससे एज्योर्ड वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो लोन है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट फॉर रेजिंग प्लांट्स को कवर होगा पहले साल में, और सब्सिक्वेंट ईयर में मेंटेनेंस को कवर किया जाएगा जब तक प्लांट जो है बियरिंग स्टेज तक ना आ जाए। यदि लोन को प्रपोज किया गया है कि हमें पहले प्लांटिंग के पहले साल ही लोन को यदि लेना है, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए लोन नहीं लेना है, तो बैंक इंश्योर करेगी बेनिफिशियरी के पास अपना रिसोर्स हो मेंटेनेंस के लिए। ऐसा नहीं कि आप मेंटेनेंस के लिए वो लोन नहीं रहे हैं तो उनके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है। तो यदि केवल जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो लोन केवल ले रहे हैं पहले साल ऑफ द प्लांटिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए लोन नहीं ले रहे हैं, तो बैंक इंश्योर करे कि उनके पास रिसोर्सेज है मेंटेनेंस के लिए। बेनिफिशियरी दोस्तों जो बेनिफिशियरी हैं वो प्रोक्योर करेंगे रिक्वायर्ड प्लांटिंग मटेरियल ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी फ्रॉम रिलायबल सोर्स। बेनिफिशियरी ऑब्जर्व करेंगे टेक्निकल टर्म्स को, जैसे कि डिगिंग स्टैंडर्ड साइज पिट्स, जब भी वो स्पेसिंग को रिकमेंड करें। केवल वेजिटेबली प्रोपोगेटेड प्लांटिंग मटेरियल को यूज करें। हाई यील्डिंग रिकमेंडेड वैराइटीज़ को प्लांट करें। यंग सैपलिंग को स्टेक करें। सीड कवर प्रोवाइड करें। फेंसिंग प्रोवाइड करें। रिकमेंडेड फर्टिलाइजेशन और प्लांटिंग प्रोडक्शन स्केड्यूल को फॉलो करें। बेनिफिशियरी को इंक्रीज किया जाएगा कि वो इंटर क्रॉप को रेज करें, प्रेफरेबली लेजिनस क्रॉप ड्यूरिंग द फर्स्ट 4-5 ईयर, यानी कि पहले 4 से 5 साल तक लेजिनस क्रॉप को वो ग्रो करें। ये बेनिफिशियरी को इंकरेज किया जाएगा। एडिक्वेट सीड को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि क्रॉप जैसे कि कॉफ़ी, टी, कोकोनट, कार्डमम, इन सभी को प्रोवाइड करने के लिए आपको सीड की रिक्वायरमेंट होती है। जो क्विक ग्रोइंग ट्रीज होते हैं जैसे सुबाबुल, इसे भी प्लांट किया जाएगा जहाँ भी ज़रूरी हो। प्रॉपर और एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन और ड्रेनेज अरेंजमेंट को भी इंश्योर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर। पार्ट 2 लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल होगा। यदि आपको इस तरह के वीडियो सभी यूनिट के लिए चाहिए तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे नंबर शो ऑन द स्क्रीन। यदि आपको रूरल बैंकिंग इलेक्टिव पेपर की PDF की रिक्वायरमेंट है, स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, फील फ्री टू आस्क मी एट दिस नंबर। थैंक यू।